जरा एक पल की कल्पना कीजिए, कोई बहुत दूर का भविष्य नहीं, बस 10 या 15 साल आगे की दुनिया। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और हर जगह एक ही खबर दिखाई देती है। टीवी चैनल सब वही खबर चला रहे हैं, सोशल मीडिया उसी खबर से भरा हुआ है, यूट्यूब पर उसी विषय पर बहस हो रही है, हर जगह वही शब्द। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक अजीब सी बात दिखाई देती है। किसी को नहीं पता कि ये खबर सबसे पहले आई कहाँ से, बस लिखा होता है सूत्रों के हवाले से, रिपोर्टर्स के अनुसार, अधिकारियों का कहना है, और धीरे धीरे वह खबर सच बन जाती है। अब एक और चीज की कल्पना कीजिए, दुनिया में युद्ध लगातार चल रहे हैं। कभी एक देश दुश्मन होता है, कुछ साल बाद वही देश दोस्त बन जाता है, और जो कल दोस्त था अचानक दुश्मन बन जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि लोगों को यह बहुत अजीब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स बदल दिए जाते हैं, पुरानी खबरें बदल दी जाती है, और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे हमेशा से यही सच था। अब तीसरी चीज की कल्पना कीजिए, आप शहर में चलते हैं और हर जगह एक चेहरा दिखाई देता है, पोस्टरों पर, स्क्रीन पर, दीवारों पर, और नीचे लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। लेकिन यहाँ एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या बिग ब्रदर सच में मौजूद है या सिर्फ वो एक प्रतीक है? और अगर वो सिर्फ एक प्रतीक है तो असल में सत्ता किसके हाथ में है? अगर ये सब आपको एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कल्पना आज की नहीं है। यह कल्पना लगभग 75 साल पहले लिखी गई थी एक लेखक द्वारा, नाम था जॉर्ज ऑरवेल, और उस किताब का नाम था 1984। लेकिन इस कहानी की सबसे अजीब बात यह नहीं है कि ऑरवेल ने एक डरावनी दुनिया की कल्पना की। सबसे अजीब बात यह है कि जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यह भविष्य की नहीं बल्कि हमारे वर्तमान की कहानी है। जब ऑरवेल ये किताब लिख रहे थे उनकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो गंभीर रूप से बीमार थे, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस था। वह स्कॉटलैंड के दूर दराज द्वीप जुरा पर रह रहे थे। वहाँ मौसम कठोर था, संसाधन सीमित थे, कई बार बिजली भी नहीं होती थी, और उसी वातावरण में ऑरवेल ने ये किताब लिखी। वह बिस्तर पर बैठकर लिखते थे। कई बार इतनी कमजोरी होती थी कि लिखना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी वह लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने देखा था कि युद्ध के समय सरकारें किस तरह प्रचार का उपयोग करती हैं, कैसे मीडिया कथाएं बदल देता है, कैसे इतिहास को नए शब्दों में लिखा जाता है। और शायद ये सबसे दुखद बात है कि किताब प्रकाशित होने के कुछ महीनों बाद ही ऑरवेल की मृत्यु हो गई। मतलब वह भी कभी ये नहीं देख पाए कि उनकी कल्पना आने वाले दशकों में कितनी चर्चित होने वाली है। लेकिन उनकी लिखी हुई दुनिया जीवित रही और समय के साथ और भी रिलेटेबल होती चली गई। 1984 नॉवल का मेन कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ। वह कोई महान नेता नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है, बस वो एक साधारण सा इंसान है जो एक सरकारी विभाग में काम करता है। उस विभाग का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। नाम सुनकर लगता है कि शायद यहाँ सच फैलाया जाता होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ सच बनाया जाता है। विंस्टन का काम है पुराने अखबारों को बदलना। अगर सरकार की कोई भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए तो रिकॉर्ड्स को बदल दिया जाता है। अगर किसी नेता ने कभी कोई बयान दिया था जो अब असुविधाजनक है तो उसे इतिहास से हटा दिया जाता है, और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे वह घटना कभी हुई ही नहीं। यही ऑरवेल हमें एक खतरनाक विचार दिखाते हैं, हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। मतलब अगर आप अतीत को नियंत्रित कर लें तो आप भविष्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों को याद ही नहीं रहेगा कि कल क्या हुआ था तो आज सच क्या है ये तय करना बहुत आसान हो जाता है। किताब में एक अजीब सी रस्म दिखाई गई है, 2 मिनट्स हिट। लोगों को एक कमरे में इकट्ठा किया जाता है, स्क्रीन पर दुश्मन का चेहरा दिखाया जाता है, और धीरे धीरे भीड़ उग्र हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, कुछ लोग स्क्रीन पर चीजें फेंकते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि भीड़ में मौजूद कई लोग जानते हैं कि ये एक नाटक है, फिर भी वो चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं संक्रामक होती हैं। भीड़ में व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, और यही वो मनोविज्ञान है जिसे ऑरवेल बहुत अच्छी तरह समझते थे। ऑरवेल एक और अजीब विचार पेश करते हैं, न्यू स्पीक। इस भाषा का उद्देश्य था शब्दों को कम करना। क्यों? क्योंकि अगर शब्द कम होंगे तो विचार भी कम होंगे। अगर फ्रीडम शब्द में नहीं होगा तो लोग स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे कैसे? अगर रिबेलियन शब्द नहीं होगा तो विद्रोह का विचार कैसे बनेगा? भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा हमारी सोच को आकार देती है। चाइना हमेशा युद्ध में रहता है, कभी यूरेशिया से, कभी ईस्ट एशिया से, लेकिन युद्ध कभी खत्म नहीं होता। ऑरवेल कहते हैं कि स्थायी युद्ध का उद्देश्य जीतना नहीं होता, उसका उद्देश्य समाज को भावनात्मक रूप से व्यस्त रखना होता है। जब समाज लगातार डर और गुस्से में रहता है तो लोग सवाल कम पूछते हैं। आज की दुनिया में भी कई संघर्ष हमें लगातार दिखाई देते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, या इजराइल हमास वॉर, या रिसेंट टाइम में अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस पूरे शोर में सबसे कम सुनी जाने वाली आवाज होती है आम लोगों की। विंस्टन स्मिथ की दुनिया में हर जगह निगरानी है। घरों की दीवारों में लगे टेलीस्क्रीन लगातार लोगों को देख रहे हैं, सड़कों पर कैमरे हैं। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि अगर उनके माता पिता सरकार के खिलाफ कुछ कहें तो उन्हें रिपोर्ट कर दें। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है थॉट क्राइम, यानी सरकार या पार्टी के खिलाफ कुछ सोचना।
पार्टी के खिलाफ सोचना यानी कि बिग ब्रदर के खिलाफ सोचना, क्योंकि इस दुनिया में बिग ब्रदर और पार्टी एक दूसरे के परिचायक हैं। विंस्टन धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि उसके अंदर एक खतरनाक चीज पैदा हो रही है। सवाल, वह सोचने लगता है कि क्या सरकार हमेशा सच में सही होती है? क्या इतिहास सच में वैसा ही है जैसा बताया जाता है? क्योंकि उसका काम ही इतिहास बदलना है, और इसी वजह से उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जो दुनिया उसे दिखाई जा रही है वो पूरी तरह सच नहीं है। लेकिन विंस्टन के पास कोई सबूत नहीं है, बस एक बेचैनी है, एक शक है, और शायद यही उसकी पहली गलती थी। एक दिन विंस्टन एक पुरानी दुकान से एक खाली डायरी खरीदता है और वो उसमें लिखना शुरू करता है। आज की दुनिया में डायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन कुछ समाज में ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि डायरी का मतलब है निजी विचार, और निजी विचार सरकार को पसंद नहीं है। वो अपने मन की बातें लिखता है, अपने डर, अपने शक, अपनी निराशा, और उसी मोमेंट से विंस्टन धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ से उसकी वापसी मुश्किल होगी। फिर विंस्टन की जिंदगी में एक लड़की आती है, उसका नाम है जूलिया। पहले विंस्टन को लगता है कि जूलिया शायद उसे पकड़वाने आई है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जूलिया भी सिस्टम से नफरत करती है। दोनों का रिश्ता शुरू होता है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक विद्रोह था, क्योंकि उस समाज में स्वतंत्र प्रेम भी नियंत्रित किया जाता है। सरकार चाहती है कि लोग व्यक्तिगत भावनाओं से दूर रहें, क्योंकि निजी भावनाएं सत्ता के लिए खतरनाक होती हैं। विंस्टन और जूलिया चोरी छुपे मिलते हैं, एक पुराना कमरा किराए पर लेते हैं। कुछ समय के लिए विंस्टन को लगता है कि शायद वो इस प्रणाली से बच सकता है, शायद कहीं ना कहीं विरोध मौजूद है, शायद पार्टी को हराया जा सकता है। और इसी समय एक आदमी विंस्टन की जिंदगी में आता है, उसका नाम है ओब्रायन। ओब्रायन पार्टी का एक उच्च अधिकारी है, लेकिन विंस्टन को लगता है ओब्रायन भी गुप्त रूप से सरकार के खिलाफ है। ओब्रायन विंस्टन को एक किताब देता है, यह किताब सिस्टम की असलियत समझाती है, और विंस्टन को लगता है कि आखिरकार उसे सच्चाई मिल गई है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये सब एक जाल है। एक दिन विंस्टन और जूलिया अपने कमरे में बैठे होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन अचानक दीवार के पीछे से आवाज आती है, अब तुम लोग गिरफ्तार हो। कमरे में छिपा टेलीस्क्रीन चालू हो जाता है, और विंस्टन को अचानक समझ में आता है कि जिस जगह को वो सबसे सुरक्षित समझ रहा था, वही जगह सबसे बड़ा चाल थी। ओब्रायन भी वहीं खड़ा होता है, और तब विंस्टन को पता चलता है कि ओब्रायन कभी उसके साथ नहीं था, वो शुरू से पार्टी का आदमी था। विंस्टन को जेल में ले जाया जाता है, लेकिन उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लव, और यहाँ ऑरवेल की सबसे बड़ी विडंबना दिखाई जाती है, क्योंकि यह जगह प्रेम की नहीं बल्कि टॉर्चर की है। यहाँ विंस्टन को लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ता है, उसे मारा जाता है, उसे जगाए रखा जाता है, उसकी मानसिकता को धीरे धीरे तोड़ा जाता है। लेकिन ओब्रायन उसे बताता है कि उसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को तोड़ना नहीं है, उसका उद्देश्य है होप को तोड़ना। कहानी के अंत में विंस्टन को रूम 101 में ले जाया जाता है। यह वो जगह है जहाँ व्यक्ति का सबसे बड़ा डर उसके सामने लाया जाता है। विंस्टन का डर है चूहे। जब उसे चूहे के पिंजरे से डराया जाता है तो फाइनली वो टूट जाता है, और वो अपनी जगह जूलिया को टॉर्चर करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। और यही वो मोमेंट है जब वो उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसे वो प्यार करता था। यही ऑरवेल दिखाते हैं कि भय इंसान को कैसे तोड़ सकता है। कहानी के अंत में विंस्टन एक कैफे में बैठा होता है, वो शराब पी रहा होता है, स्क्रीन पर प्रचार चल रहा है, और अचानक उसे एहसास होता है कि वो खुश है, क्योंकि अब वो सवाल नहीं पूछता, अब वो विरोध नहीं करता। और किताब की आखिरी पंक्ति कहती है, वह बिग ब्रदर से प्रेम करता है। अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो शायद ये किताब इतना परेशान करने वाली नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं तो कुछ अजीब समानताएं दिखाई देती है। आज दुनिया में सूचना पहले से कहीं ज्यादा है, हर व्यक्ति के हाथ में एक स्क्रीन है, हर सेकंड हजारों खबरें सामने आती है, लेकिन एक अजीब विरोधाभास है। इतनी जानकारी के बावजूद लोगों के लिए सच पहचानना पहले से ज्यादा कठिन है, क्योंकि अब समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या जानकारी की अधिकता है। ऑरवेल को डर था कि सच छिपाया जाएगा, लेकिन आज कई बार सच शोर में दबा दिया जाता है। और शायद ऑरवेल का सबसे बड़ा डर यही था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब लोगों को झूठ मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि लोग खुद झूठ चुनेंगे, क्योंकि वो झूठ उनकी पहचान से मेल खाता है, क्योंकि वो झूठ उनकी दुनिया को सरल बनाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर किसी तानाशाह की जरूरत भी नहीं रहेगी, समाज खुद ही अपनी कहानियों में बंद हो जाएगा। शायद ऑरवेल हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, शायद वो हमें चेतावनी दे रहे थे। अगर समाज लगातार शोर में उलझ जाए, अगर लोग सवाल पूछना बंद कर दें, अगर सच और कहानी के बीच की रेखा धुंधली हो जाए, तो धीरे धीरे सच्चाई बदल सकती है, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उस दिन बिग ब्रदर को मौजूद होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब बिग ब्रदर हमारे बाहर नहीं होगा, वो हमारे दिमाग के अंदर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही डीप डाइव वीडियो के लिए बने रहे थे इंटरमिटेंट स्टोरीज के साथ, और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में, क्योंकि अभी सिर्फ कहानी खत्म हुई है, सवाल बाकी है।